लास्ट लेक्चर में और जो अभी तक पिछले लेक्चर हमने की है उसमें आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो हम शुरू करेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 5 और 6 आज कवर करेंगे। सेक्शन 5 क्या कहता है, ये बेसिक रूल बताता है जो फॉलो होगा और रेलिवेंसी के बारे में भी बताता है। ये कहता है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। किसी भी सूट और प्रोसीडिंग, सूट मतलब सिविल मैटर, प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल मैटर, सारे मैटर यहाँ पर कवर है। Evidence may be given in any suit or proceeding of existence or of non-existence। तो सबूत किस चीज़ के दिए जाएंगे किसी भी लीगल मैटर में? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के। इसकी नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, क्योंकि जब तक फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक डिसीजन कैसे दिया जाएगा। एंड तो एविडेंस दिए जाएंगे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट एज हेयरइनआफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। यानी रेलिवेंट फैक्ट, कौन से रेलिवेंट फैक्ट? जिनको हेयरइनआफ्टर डिक्लेयर किया गया है टू बी रेलिवेंट, जो आपका 5 से 55 तक 6 to 55 तक चलता है। एंड ऑफ नो अदर्स, तो ये हमने पहले भी एक बार ब्रीफली डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। एंड ऑफ नो अदर्स, इसका मतलब लीगल रेलिवेंसी। जज अपनी मर्जी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता एविडेंस को अगर वो एविडेंस 6 to 55 में अलाउड नहीं है। बेयर एक्ट में भी, बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी, एविडेंस में भी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, सेम चीज, ऑफ एग्जिस्टेंस और ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस of every fact in issue and of such other facts as hereinafter declared to be relevant and of no others। तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो गए। तो फैक्ट इन इशू को आप किससे प्रूव करते हो? रेलिवेंट फैक्ट से। तो कोई फैक्ट रेलिवेंट है उसको बताने के लिए भी आप एविडेंस दोगे, ठीक है, और वो रेलिवेंट फैक्ट कनेक्ट होगा आपका किससे? फैक्ट इन इशू से। वो फैक्ट इन इशू को प्रूव करेगा। तो ये आपका फैक्टा प्रोबेंस, फैक्टा प्रोबेंशिया वहाँ पर आपको लेकर जाएगा कि फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए आप या तो फैक्ट इन इशू खुद से प्रूव करें, जो हमने फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन में पढ़ा था, या इन रेलिवेंट फैक्ट की सहायता से उसको प्रूव किया जाए। अब देखो इलस्ट्रेशन क्या कहता है। ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। एट ए's ट्रायल फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। ए बीट्स बी विद अ क्लब, ठीक है। मृत्यु कैसे हुई? बीटिंग के द्वारा। A is causing B's death by such beating। जब आप पढ़ोगे IPC में तो वहाँ लिखा हुआ है when one person causes death of the other, homicide, causing, and intention, तो वहाँ intention तो होना ही चाहिए। देखो 54 क्या कहता है, previous bad character not relevant except in reply। तो कहता है in criminal proceeding the fact that accused person has a bad character is irrelevant। तो भले ही जज को लगे कि नहीं इसके कैरेक्टर के बारे में चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन लॉ ने कह दिया इररेलिवेंट, तो जज इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो लॉ का वायलेशन कर रहा है। ये एक एग्जांपल है लीगल रेलिवेंसी का कि जज अपनी मर्जी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। 5 to 55 में अगर 6 to 55 में फॉल कर रहा है तो ही जज उसको एडमिसिबल मानेगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये बीच में हमारा जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला चल रहा था, तो बीच में ऐसी स्टेटमेंट आपको मिलती रहेगी जिससे आपको क्लैरिटी आती रहेगी। ऐसा मैं सोचता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये बीच में चीज़ें रखी हुई हैं। अब देखो सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 कहता है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, फैक्ट्स जो इशू में नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट फैक्ट इन इशू बट आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, ठीक है। ये खुद से फैक्ट इन इशू नहीं है पर फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है। खुद से ये इशू में नहीं है लेकिन ये फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है। किस प्रकार से? टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जो मर्डर, फॉर एग्जांपल देखो आप ये ऊपर वाला इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, सेक्शन 5 वाले इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। यहाँ पर जो मर्डर की बात हुई है, अगर उसी ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है वो फैक्ट, तो वो रेलिवेंट होगा। तो फैक्ट वैसे तो इशू में नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है। क्यों?
क्योंकि जो ऑफेंस हुआ है या जो लीगल मैटर है उसी की ट्रांजैक्शन का वो पार्ट है, तो ऐसे फैक्ट रेलिवेंट होंगे वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। अभी ये बताते हैं इसका क्या मतलब है। इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन ये कहता है, पहले बेरेट की लैंग्वेज भी देख लो भाई, ये भी यही बात कहता है, फैक्ट्स विच दो नोट इन इशू, ठीक है, इसको जैसे मैंने ये हाईलाइट किया इसको अंडरलाइन करो, पहले इतना पढ़ो, फैक्ट्स विच दो नोट इन इशू, फिर आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, फिर एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट, और फिर वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। तो देखो भाई इलस्ट्रेशन कहता है ए इज accused of the murder of B by beating him. Now whatever was said or done, जो भी कहा गया या किया गया है ए और बी के द्वारा या बाय स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग, जब पिटाई हो रही थी तो लोग बाजार में पिटाई हो रही थी, कुछ लोग बाइक पे जा रहे थे, वो रुक गए देखने के लिए, ऑटो वाले ने अपना ऑटो रोक दिया, दुकान वाले बाहर आ गए, फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग रहते थे वो बालकनी में आ गए शोर सुन के, आवाज़ सुन के। तो जो भी ए और बी बोल रहे हैं, ए जैसे वो बोल रहा है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, या बी बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं अभी फ़ोन करूंगा तो मेरे आदमी आके तुम्हें मार देंगे, मैंने तुम्हारे पैसे चुका दिए, तुम झूठ बोल रहे हो, या ए बोल रहा है कि तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए, या तुमने मेरा नुकसान करवा दिया, तुम झूठे हो, जो भी आपस में बोल रहे हैं वो, और दी बाय स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब छत पे कोई खड़ा हुआ कह रहा है अरे ये इसको मार देगा, अरे इसको मार दिया, अरे इसने मार दिया, ठीक है, और भीड़ के पीछे आप खड़े हो, तो क्योंकि सामने भीड़ है तो आपको तो कुछ दिख नहीं रहा, पर जो छत पे खड़ा हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि इसने तो मार दिया, इसको राम प्रसाद ने तो मार दिया, राम प्रसाद ने मार दिया शाम को, तो आपको ये सुन रहा है, या वो बोल रहा है इस नीली शर्ट वाले ने इसको मार दिया, या वैसे ही नॉर्मल बोल रहा है कि इसने इसको मार दिया, तो ये सारी चीज आपको सुनाई दे रही है, ठीक है, ये रेस जेस्टे का पार्ट है। और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट हैज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अब भी देखो सेम ट्रांजेक्शन इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया वो छत पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि ए ने बी को मार दिया, ए ने बी को मार दिया, ठीक है, तो अब ये जो एक्टिविटी है ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, भले वो ए ने कही है, बी ने कही है, किसी तीसरे व्यक्ति ने कही है। अब सपोज करो सी ने ये देखा और देख के अंदर गया और अंदर जाके बाकी के उसके जो दोस्त बैठे थे उनको बताया कि देखो बाहर ए ने बी को मार दिया, तो ये भी सेम ट्रांजैक्शन ही हो रही है। लेकिन वो अंदर जाके बैठ जाता है, 2 दिन बाद किसी को बताता है, तो अब वो सेम ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जितना गैप आएगा उतना ही ये पॉसिबल है कि स्टेटमेंट में डिस्टोर्शन हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जानबूझ के डिस्टोर्शन कर रहा है, इसलिए भी क्योंकि मेमोरी धीरे धीरे वीक होती है। आज देखा है, कल तक परसों तक थोड़ा भूल जाए, कैजुअल हो जाए वो उसको बताने में, क्योंकि ये सेक्शन हियर से को इंक्लूड कर रहा है। अभी जो सी ने कहा बालकनी में खड़े होकर और आपने सुना, तो आपके लिए तो वो हियर से ही है ना, डायरेक्ट तो सी देख रहा है, ठीक है, तो इसको हियर से कि अभी आगे आएगा, वो पार्ट भी आपको बताएंगे। तो सेम ट्रांजैक्शन और यही है, सेम टाइम और प्लेस और डिफरेंट। तो जब वो बालकनी में खड़े होकर कह रहे हैं तो सेम टाइम एंड प्लेस हो गया, लेकिन जब वो अंदर ड्राइंग रूम में जाके बोल रहा है या सीढ़ियों से नीचे उतरा और बगल वाली दुकान पे दूध लेने गया और उसको बता रहा था कि देखा आज दिन ये ए ने बी को जान से मार दिया यहीं पर सड़क पे, तो जैसे जैसे गैप आएगा तो ये हो सकता है कि डिस्टोर्शन हो जाए, या वो भूल जाए, या कुछ और ऐड ऑन कर दे उसमें, या कैजुअल हो जाए। इसलिए ये चाहते हैं कि मिनिमम टाइम गैप रहे जो देखा है और जो बोला है उसके बीच में, उस चीज के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, सेम ट्रांजैक्शन और आपका सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन डी क्या कहता है। डी कह रहा है क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। सवाल ये है कि जो गुड ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, जो बी से ऑर्डर किए थे क्या वो गुड्स ए को डिलीवर हो गए? तो गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली। हर डिलीवरी जो भी इस इंटरमीडिएट पर्सन को हो रही है वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। तो फैक्ट इन इशू क्या है हमारा कि डिलीवरी हुई या नहीं हुई।
लेकिन कंसाइनर ने कंसाइनमेंट बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दिया जिसको डिलीवरी करनी थी। तो ये ए बी सी जिसके पास भी जा रहा है वो सब रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब देखो आपको एक और इलस्ट्रेशन इसमें दिखाते हैं। ए स्यूज बी फॉर अ लेबल कंटेन्ड इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कोरेस्पोंडेंस। ए और बी आपस में बात कर रहे हैं। ए ने बी को चिट्ठी लिखी, भाई क्या किताब लिखी है, ये पढ़ी मैंने, ठीक है चलो ओके फाइन। बी ने जवाब दिया, नहीं ए ने किताब लिखी, किताब लिख के बी को बताया कि देखो भाई किताब कैसी है। बी ने वापस लेटर या मेल के थ्रू रिप्लाई किया कि ठीक है सही है मैंने देख ली। ए ने कहा नहीं यार वो स्पेसिफिक बताओ, तो स्पेसिफिक नहीं बता रहे। बी बोला ठीक है पर मुझे ये वाला पार्ट आपका पसंद नहीं आया जिस पार्ट में आपने लॉ को क्रिटिसाइज किया, आपने कहा है कि लीगल फिक्शन आर्टिफिशियल ये सही नहीं है। तो फिर ए इसके ऊपर कुछ बोलता है कि तुम्हें समझ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें समझ नहीं है, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुम थोड़ा और ढंग से पढ़ाई करो फिर तुम्हें समझ में आएगा। और बी इसके जवाब में कुछ बोलता है जो डेफामेशन कोज करता है। तो ये जितने भी लेटर हैं ये दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये सारे रेलिवेंट हैं। लेकिन उसके साथ ही उनकी ये बात भी चल रही है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी जो खरीदनी थी उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो ए कह रहा है कि अभी मेरा बजट नहीं है तो अभी मैं नहीं खरीद पाऊंगा, ये रेलिवेंट नहीं है। हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, तो जो प्रॉपर्टी वाला मैटर है उसको प्रूव नहीं किया जाएगा इस पूरे ट्रांजैक्शन में, सिर्फ ये जो डेफर्मेशन वाला है इसको प्रूव किया जाएगा। चलो वापस चलते हैं। दिस सेक्शन इज ऑल्सो नोन एज रेस जेस्टे, इस सेक्शन को रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है। रेस जेस्टे का मतलब होता है थिंग्स डन और सेड, ठीक है। और यही है जो मैंने आपको बताया था ना, एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस। अब हियरसे एविडेंस को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता, मेनली दो रीजन। पहला, देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ डिस्टोर्शन एंड चेंज टू ओरिजिनल मैटर। देखो होता क्या है जरूरी नहीं है कि इंटेंशनली डिस्टोर्ट किया जाए। आज आपने कोई बात सुनी, समय के साथ भूल जाते हो, आपके लिए वो बात कितनी जरूरी है उस हिसाब से उसको याद रखते हो, ठीक है। और कई लोगों की आदत होती है मिर्च मसाला लगाने की बातों में। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि उनको एक बात के साथ दो तीन ऐड करके बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, लॉ में हमें चाहिए फैक्ट, प्योर फैक्ट, हमें ओपिनियन और परसेप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी डन टू अ विटनेस टेलिंग हियरसे। अब मिस्टर सी ने बोला कि ए ने बी को मार दिया, वो बात आपने सुनी है, आपने तो कुछ नहीं देखा, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन इफेक्टिव तरीके से होगा ही कैसे। आपसे क्या सवाल पूछेंगे जब आपने वो चीज़ खुद से ही नहीं देखी। आपका एक ही जवाब होगा सी ने बोला था। पर सी से पूछ सकते हैं क्या देखा, अच्छा ए ने बी को मारा, कैसे मारा, उसके हाथ में क्या था, आप कितनी दूर खड़े थे, अंधेरा था या रोशनी थी, आसपास क्या देखा आपने और कैसे मारा, सर पे मारा, किस तरीके से किया, कितनी दूर था। लेकिन आपसे क्या पूछ सकता है, कुछ भी नहीं। सो रेस जेस्टे एज पर सेक्शन 6 कुड बी अंडरस्टूड एज अकम्पनिंग फैक्ट्स, फैक्ट जो अकम्पनी कर रहे हैं एक दूसरे को और फैक्ट इन इशू को भी। रेस जेस्टे इज अटरेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वर्बल पार्ट ऑफ एन एक्ट, पर इसकी एप्लीकेबिलिटी डॉक्यूमेंट पे भी हो सकती है। ऐसा कोई वो नहीं, अगर किसी कोई डॉक्यूमेंट के बारे में सी बोल रहा है और आपने सुन लिया, सेम थिंग विल कम देयर। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो, रेस जेस्टे इज अटरेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वर्बल पार्ट ऑफ एन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए सो मिस्टर बी किलिंग मिस्टर सी। ए ने देखा बी को कि बी ने सी का मर्डर कर दिया। जैसे ही ये घटना हुई, सून आफ्टर दिस मिस्टर डी अराइव देयर, डी घूम रहे थे, घूमते घूमते वहां पहुंचे। ए ने उसी टाइम उनको बताया कि देखो डी का मर्डर हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है, इट इज स्टेटिंग पार्ट ऑफ मर्डर इज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर डी स्टेटिंग फैक्ट ऑफ मर्डर इज रेस जेस्टे। अब सपोज करो मिस्टर ए मर्डर को देख के आगे चल दिए और रास्ते में डी मिले और उन्होंने डी को ये बात बताई, तो ये स्टेटमेंट अभी भी रेस जेस्टे हो सकती है। अब टाइम एंड प्लेस डिफरेंट हो चुकी है पर फिर भी, लेकिन यही 1 या 2 दिन के बाद बता रहे हैं, तो फिर ये है कि भाई डिस्टोर्शन आ सकता है। अब इतना टाइम गैप आ गया, आप नहीं मानो। क्यों? क्योंकि मर्डर देखने के बाद आदमी 2 दिन तक चुप थोड़ी रहेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। वो किसी ना किसी को तो बोलेगा या बताएगा। या मूवीज की अलग बात है, रियलिटी में जब आप मर्डर या इस तरीके की चीज देखोगे तो
लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। उनको लगता है कि किसी से कुछ शेयर करें या बताएं, लोगों को सदमा लग जाता है ये चीज़ें देखकर। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो बहुत एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट जनरली अगर कोई देखेगा किसी का मर्डर कर रहा हुआ तो वो पक्का बताएगा, वो 2 या 3 दिन तक चुप नहीं रहेगा। या और फिर यही चीज़ अलग अलग ऑफेंस के हिसाब से वेरी होती है। कोई चोरी देखी तो हो सकता है ना बताए, किसी ने कोई बात कही, किसी ने आपको कहा कि भाई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा हरासमेंट हो रहा है, कंपनी में मेरा हरासमेंट कर रहे हैं, मेरे से ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए। आप नहीं ज़्यादा ध्यान दोगे किसी और को बताने वाली बात, या आप ठीक है आपने सुन लिया, थोड़ी काउंसलिंग कर ली, जिक्र किसी के सामने कर दिया, नहीं तो भूल गए उस चीज़ को, छोड़ दिया। तो ये डिपेंड करता है। नाउ वन में कंटेस्ट दैट दिस इज नॉट लॉजिकली करेक्ट बट इट इज करेक्ट लीगली। अब आप कह सकते हो कि भैया ये कोई लॉजिकल बात हुई क्या, सेम टाइम सेम प्लेस कहाँ से पता करते रहो, जरूरी है कि वो फैक्ट रेलिवेंट हो। तो भाई ये लॉजिकली आपको इनकरेक्ट लग सकता है, लेकिन लीगली ये करेक्ट है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सेक्शन 6 अकेला नहीं है, 6 से 55 तक है। तो हर जितने भी एविडेंसेस सबूत सामने आए हैं उनके मुताबिक ही कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये मत सोचना कि सेक्शन 6 अकेला है ना, और भी चीज़ें होती हैं मुकदमे में। और फिर बेनिफिट ऑफ डाउट का क्रिमिनल लॉ में तो आपको पता ही है, और सिविल में प्रोबेबिलिटी का पता है। अब क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था वो कोई मायने नहीं रखता, आपने साबित क्या कर दिया वो मायने रखता है। और जैसा कि जोली LLB मूवी में बताया हुआ है, जज कह रहा है भैया कोई एविडेंस आएगा तो कर देंगे, पता मुझे भी है कि किसने क्या किया है, पर मेरे पास सबूत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोक्सिमिटी इन टाइम एंड प्लेस इज देयर टू चेक दी वेरिएशन इन दी स्टेटमेंट। अब ये देखो एक केस है स्टेट ऑफ बिहार का 1984 का। इसमें क्या हुआ, एक्यूज्ड वाज एप्रीहेंडेड इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर। जैसे उन्होंने मर्डर किया वहीं पर बेचारे मौका वारदात पर ही पकड़े गए। तो एस की प्रेजेंस में, एस भी वहीं पर मौजूद थे, एस की प्रेजेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने मर्डर किया है, कोई उनके गुरु हैं उनके कहने पर मर्डर किया है, और जो एक्सप्लोजिव है वो उनके बहन के हस्बैंड ने प्रोवाइड करवाए थे। अब सवाल ये था कि एस ने जो टेस्टिफाई किया है कि एक्यूज ने ऐसा बोला, उसने ऐसा सुना है, एक्यूज ने ऐसा बोला है, क्या ये एडमिसिबल है? तो कोर्ट ने कहा कि स्टेटमेंट वॉज मेड इमीडिएटली एंड वॉज स्पॉन्टेनियस। तो ये इट फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट फॉर्म करती है। तो इनकी टेस्टिमोनी एक्सेप्टेड है, एडमिसिबल है। तो एस ने जो कहा कि ए ने मुझे कहा था, अब ए ने बताइए, एस ने नहीं देखा, एस ने डायरेक्टली कुछ नहीं देखा, ए ने बताया है एस को, ठीक है, हियर से। सो पर्पस इज टू डिग आउट द ट्रूथ। सो जस्ट में अपीयर टू बी कंफ्यूजिंग, बिल्कुल हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ को कॉन्स्पिरेटर की है इज एडमिसिबल अगेंस्ट फेलो कॉन्स्पिरेटर्स एज पर सेक्शन 10, सेक्शन 10 में है। और आगे आप पढ़ोगे अप्रूवर वाला जो होता है, जिसको सरकारी गवाह भी बोलते हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ का जिक्र आएगा। तो को कॉन्स्पिरेटर ने जो एडमिशन किया है या जो स्टेटमेंट दी है वो फेलो कॉन्स्पिरेटर के लिए भी यूज हो सकती है। इसके लिए सेक्शन 10 अलग से बनाया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन ऑफ को कॉन्स्पिरेटर में ऑल्सो बिकम हियरसे इन दिस सेंस एंड रेस जस्टे ऑल्सो मे नॉट बी। पर अपन को इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्यों? क्योंकि जो वर्ड रेस जस्टे है वो सिर्फ इस सेक्शन को थोड़ा समझाने के लिए यूज किया है। सेक्शन तो कहीं भी रेस जस्टे वर्ड यूज ही नहीं करता, ठीक है। इंडियन एविडेंस सेट प्रोवाइड्स लीगल रेलिवेंसी बी इट डायरेक्ट और हियरसे। नाउ whether series of act form part of same transaction or not is a matter of fact, ठीक है, and evidence to establish this is a question of law. For example, A ने देखा कि 10:30 बजे मर्डर हुआ है और B को 11 बजे बताई ये बात, तो आप कह सकते हो कि दिस फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कोई ज़्यादा टाइम गैप नहीं है। लेकिन एविडेंस एड्यूस्ड बाय अदर विटनेसेस दैट मिस्टर ए फैब्रिकेटेड द स्टेटमेंट मेड टू मिस्टर बी on which testimony of Mr. B becomes unreliable is a question of law. तो A ने B को बोल दिया कि मर्डर हुआ है, लेकिन वहाँ पर C D भी थे, उन्होंने कहा कि A ने स्टेटमेंट को बदला है, फैब्रिकेट किया है, उसमें नमक मिर्च लगा दिया, मसाला लगा दिया, 1 की 4 करके बताई है या गलत बताया है, ठीक है। मिस्टर ए फैब्रिकेटेड द स्टेटमेंट, तो जो मिस्टर बी ने टेस्टिमोनी दी है अब वो अनरिलायबल हो जाती है, और ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ
लो। ओके, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी थोड़ा आ गया, ये ओवरलैप भी करते हैं। Section 6 is just one section among others, hence reader should not get swayed away as to relevancy of this section itself. ठीक है, अब देखो इसमें एक एग्जांपल और। सपोज मिस्टर ए विटनेस द मर्डर टुडे, आज उन्होंने देखा है और कल अपने दोस्तों को बताई ये बात। नाउ हिज स्टेटमेंट में नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बट गैप ऑफ 1 डे बिकॉज ऑफ गैप ऑफ 1 डे एंड हेंस इनएडमिसिबल। ठीक है, लेकिन अगर सेम स्टेटमेंट को कोरोबरेट कराया जाए दूसरे विटनेसेस से, दूसरे विटनेस भी वही कह रहे हैं जो मिस्टर ए कह रहे हैं, तो ये रेलिवेंट होगी 157 में। देखो ध्यान से समझो, ए ने बी, सी और डी को कुछ बताया, कब बताया? आफ्टर 2 डेज। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये उठेगा कि इज इट सेम ट्रांजैक्शन और नोट। तो सपोज करो कोर्ट को ऐसा लगता है, सारे चीज़ें सबूत फैक्ट्स अपने समक्ष देखकर कोर्ट को लगता है दैट इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सेक्शन 6 के हिसाब से ये रेलिवेंट नहीं है। सेक्शन 6 डज नॉट एडमिट दिस स्टेटमेंट, फाइन, बट सेक्शन 9, ठीक है, तो जो भी बी, सी और डी ने कहा है वो सेक्शन 6 के लिहाज से तो आपका वैलिड नहीं है, लेकिन जो बी, सी और डी ने कहा है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट of B, C, D corroborates statement of A, तो ये सेक्शन 157 में रेलिवेंट है। फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू कोरोबोरेट। चीज देख रहे हैं हम, ए जो कह रहा है, एक ही बात को और कोई भी सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको कोरोबोरेशन बोलते हैं। एनी फॉर्मर स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू सेम फैक्ट, ठीक है, उसी फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट पहले विटनेस ने कही है एट और अबाउट टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, जब वो फैक्ट हुआ था, जब वो मर्डर हुआ था, उसके आसपास के समय पे ही इट मे बी प्रूव्ड। अब देखो सेक्शन 8 में इलस्ट्रेशन कहती है क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रोब्ड, चांसेस में और कैसे रोबरी हुई है, ये सब रेलिवेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, द फैक्ट दैट ही सेड ही हैज बीन रोब्ड, अगर वो ये कह रहा है कि रोबरी हुई है लेकिन उसने कोई कंप्लेंट नहीं की, ये रेलिवेंट नहीं है, सेक्शन 8 में रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, और 32 क्लोज 1 में भी हो सकता है कि रेलिवेंट ये 32 क्लोज 1 डाइंग डिक्लेरेशन और 157 में रेलिवेंट हो सकती है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि रोबरी हुई है लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं की, तो हम इसको कंडक्ट नहीं मानेंगे। ये जब सेक्शन 8 करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा, बट ये डाइंग डिक्लेरेशन के थ्रू रेलिवेंट हो सकती है 32 क्लोज 1 डाइंग डिक्लेरेशन और कोरोबरेटिव एविडेंस अंडर 157। अगर कोई बी सी डी आके कहे कि हाँ जी ये कह रहे थे कि इनके साथ रोबरी हुई है, तो ये कोरोबरेट होगी उनकी स्टेटमेंट दूसरों के द्वारा, क्योंकि दूसरे भी वही कह रहे हैं जो इन्होंने कहा है। तो ये था सेक्शन 5 और 6। लेक्चर में विल कवर फर्दर सेक्शंस। बेस्ट विशेस।